पार्ट वन में जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़े थे बायोमैकेनिक्स के। अब हम जो है वो काफ़ी डिटेल में जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने जो एग्जाम्पल्स पढ़ी व्हाट प्रॉब्लम्स आर स्टडीड इन बायोमैकेनिक्स वाले सेक्शन में, वो थी हमारे पास ह्यूमन बॉडी बेस्ड। ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी बेस्ड एग्जाम्पल थी जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम्पल है। सबसे पहले जो एग्जांपल है वो क्लैप स्केट टाइप, पता नहीं स्पोर्ट को किस तरह प्रोनाउंस करेंगे, बट इट्स अ टाइप ऑफ स्केटिंग जिसमें बेसिकली वो कहता है कि एक्सेसिव क्या हो रही होती है, प्लांटर फ्लेक्शन हो रही होती है। ठीक है, क्या हो रही होती है, एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन हो रही होती है। फुट के ऊपर जब एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन होती है ना, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज देखने को मिलेंगे। वो आपको जो है वो अफेक्ट करेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। जब आपके फुट पे एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन होती है तो कहीं ना कहीं आपकी नी को भी अफेक्ट करेगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या डेवलप किया, उन्होंने शू डेवलप किया, और इस तरह का शू डेवलप किया जो कि प्रोवाइड करे, एक हिंज प्रोवाइड करे एट दैट पॉइंट ऑफ फुट, ताकि जो है वो हम लोगों को एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन जो है वो देखने को ना मिले और कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। ठीक है, नंबर टू क्या है, विंड टनल्स। बेसिकली विंड टनल्स क्या होती हैं, जब भी स्पोर्ट साइकिलिंग स्पोर्ट्स होती है और इस तरह की स्पोर्ट एरिया में की जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो विंड हो या बहुत ज़्यादा एयरी इन्वायरमेंट हो, उस केस में जो है वो विंड टनल्स, उन स्पोर्ट्स को हम कहते हैं विंड टनल स्पोर्ट्स। तो इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने क्या किया, सेफ्टी हेलमेट जो है वो डेवलप किया बायोमैकेनिक्स ने, ताकि जो है वो पर्सन जो है वो एयर की जो रेजिस्टेंस उसको फेस करनी पड़ी है, जो भी एयर की रेजिस्टेंस है उसको जो है वो क्या कर सके, टैकल कर सके। नंबर थर्ड पे हमारे पास आते हैं डिस्कस थ्रो। और डिस्कस थ्रो जो है ये एक काफ़ी तीन चार बातें इसके अंदर हमें पता चलती। एक तो ये कि स्पीड, दूसरा क्या, एंगल, तीसरा क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तीन इसके अंदर मेन जो चीज़ है। स्पीड क्या है, आपको किस स्पीड से आप डिस्कस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, किस स्पीड से आपने उसको थ्रो किया है। नंबर टू आपका जो है वो एंगल क्या था, आपने किस एंगल से उसको थ्रो किया है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, यानी आपका और विंड के रिलेटेड जो एंगल था आपका, और जो सामने से आने वाली विंड थी, जो इन्वायरमेंट थी, उससे रिलेटेड आपका जो है वो एंगल क्या था, उसके ऊपर जो है वो डिस्कस थ्रो जो है वो बेस करती है। ये तीन फैक्टर है। आई थिंक एक और फैक्टर है उसको हम लोग बुक से अगर देखें तो या चौथा फैक्टर है, देखिए सबसे पहले स्पीड है, किस स्पीड पे रिलीज किया, प्रोजेक्शन एंगल है जिसपे आपने उसको ऐसे रिलीज किया, उसके बाद हाइट है कि कितनी हाइट से आप उसको रिलीज करें, एंड नंबर फोर एंगल ऑफ अटैक है, यानी आपका और एयर करंट के दरमियान जो है वो ओरिएंटेशन है वो क्या है। चार चीज़ें हैं, स्पीड है, प्रोजेक्शन है, हाइट है और एंगल ऑफ अटैक है। ठीक है, ये चार चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद क्या हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, कैमरास। बेसिकली क्या हुआ, एथलीट्स जब भी स्पोर्ट करते थे तो अगर हम लोगों ने उनकी असेसमेंट करनी होती थी ना, तो बड़ा मुश्किल होता है कि अगर एक पर्सन जो है वो खेल रहा है और हम लोग जब उसकी देख सके कि इसकी गेट ठीक है और वो सब ठीक है, क्योंकि बहुत स्पीड में प्ले हो रहे होते हैं आमतौर पर, बहुत स्पोर्ट्स हैं वो बहुत स्पीडी होती है, तो इस तरह में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, हाई स्पीड कैमराज जो है वो डेवलप कर लिए, ताकि जो है वो हम लोग इस चीज़ को देख सकें कि क्या जो है वो पेशेंट की अगर हमने असेसमेंट करनी है या किसी भी प्लेयर की हमने असेसमेंट करनी है तो वो चीज़ हमें आसान रहे। उसके बाद सेफ्टी हेलमेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा था कि सेफ्टी हेलमेट्स पहनने की वजह से जो भी एथलीट्स थे उनकी वीएन अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वो आपके हेड के ऊपर होता है तो वो जो है वो आपकी आइज पर प्रेशर डाल रहा है और आपकी पेरिफेरल नर्व जो है उस टाइम उससे आम तौर पर अफेक्ट होती है। तो इसमें वो कहते हैं कि हेलमेट ने क्या, हेलमेट्स को हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो पेरिफेरल वीएन डिसऑर्डर जो आपके आ रहे हैं उनको जो है वो इजीली क्या कर सके, टैकल कर सके। ठीक है, उनके साथ जो है वो उसको प्रिवेंट कर सके, जो कि हम लोग को एज अ दूसरे हेलमेट के नतीजे में आ रहा है, उसने हेलमेट का ऐसा डिज़ाइन है। नंबर फोर क्या था, स्काई। क्या होता है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्कीइंग कर रहा होता है या जो भी उनकी जिस भी टाइप की स्पोर्ट्स होती है उसमें क्या होता है, अक्सर फॉलिंग के नतीजे में चांसेस होते हैं किसके, नी इंजरी के, पर्टिकुलरली एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी के चांसेस जो है वो बड़े ज़्यादा होते हैं। तो उसकी भी सेफ्टी के लिए उन्होंने डिफरेंट चीज़ें डेवलप की, उन्होंने शू डेवलप किए इस तरह के, और उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक्स प्लेयर्स को बताई ताकि जो है वो उस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। और देन आ रहे हैं स्पोर्ट्स शू। स्पोर्ट्स शू हर स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिज़ाइन किए गए। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे थी जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको पता है कि कुछ स्पोर्ट्स ऐसी होती है जिनमें आपको जो है वो शू का साइज़ स्मॉलर चाहिए होता है, जैसे डांसर्स होते हैं या जिमनास्ट होते हैं। ठीक है, उनको कई तो बेयर फुटेड भी चलते हैं, और जो फुटबॉलर है उसको जो है उसी तरह से अपना अलग डिज़ाइन चाहिए। तो हर स्पोर्ट्स के लिहाज से एक अलग डिज़ाइन जो है वो बनाया गया शू का। तो ये कुछ थी प्रॉब्लम्स जो कि स्टडी की गई।
अब इनमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो है ह्यूमन बॉडी की प्रॉब्लम्स पढ़नी है, पर्टिकुलरली सेरिब्रल पाल्सी जो है वो आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड चाहे आपसे कोई ना पूछे, लेकिन जो है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड पर्टिकुलरली सेरिब्रल पाल्सी वाली आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो ये है कि वाई वी स्टडी बायोमैकेनिक्स। ये सब प्रॉब्लम्स हमें पता चल गया बायोमैकेनिक्स को क्यों स्टडी करना। नंबर वन, ह्यूमन बॉडी हर वक्त मोशन की स्टेट में रहती है, और मोशन को डील करने के लिए हम लोग को बायोमैकेनिक्स के प्रिंसिपल की तरफ आना पड़ता है। नंबर टू क्या होता है, फिजिकल थेरेपी में ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है। ठीक है, फिजिकल थेरेपी में ऑब्वियसली आपको बॉडी की जब मैकेनिक्स ही नहीं पता तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज टू द पेशेंट, आप किस तरह से पेशेंट के साथ फिजिकली डील करें। इसके अलावा इसी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इंतहाई आसान क्वेश्चन आंसर हैं, वो मैं आपको बुक से बताऊंगी। अभी हम बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, उनके आंसर जो है वो कुछ के बेसिक से आंसर है, कुछ के आपको गूगल से मिल जाएंगे। हर तरह के आंसर जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था स्पोर्ट्स वाला। अगर अब हम देखना चाहें तो अब क्या हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स, जिसमें हम लोगों ने कहा कि आपने जो है वो बायोमैकेनिक्स की एक सिंपली डेफिनेशन कर लेनी है। मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी। काइनेजोलॉजी और स्पोर्ट मेडिसिन, चूँकि हमें पता था इसलिए मैंने सेपरेटली मेंशन नहीं किया। स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट को हम काइनेजोलॉजी कहते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन हम लोग जो है वो डील करते हैं क्लिनिकल एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट, जब हम लोग या क्लिनिकली जब हम लोग डील करते हैं स्पोर्ट्स को, जो कि मैंने आपको इतनी टेक्निक्स बताई हैं, तो हम लोग जो है वो इसके साथ डील करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन हो गया। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले जो है वो लोकोमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम बताई, रनिंग, इकोनॉमी, वेट बेरिंग, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको मसल एट्रॉफी बताया कि जो नासा वाले एस्ट्रोनॉट थे उनके अंदर मसल एट्रॉफी, कार्डियोवास्कुलर, इम्यून डिसीजेज जो है वो बॉन्ड डेंसिटी, ये बहुत कॉमन देखने का इशू था। फिर मैंने आपको जो है वो ट्रेडमिल रिलेटेड बता दी कि इस चीज़ को टैकल करने के लिए ट्रेडमिल बनाया गया। ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने आपको बता दिया, और इसमें बुक में मेंशन नहीं है बट आपने याद रखना है, ऑस्टियोपोरोसिस में वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज जो है वो हेल्प आउट करती हैं। आफ्टर दैट मैंने आपको जो है वो बताया कि कुछ हम लोगों ने सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स इसमें जो है वो डेवलप की, ताकि जो है वो इंजरी के रिस्क को कम किया जा सके। सेरिब्रल पाल्सी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिब्रल पाल्सी में मेनली हम लोग जो दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, दो ट्रीटमेंट इसके होते हैं। पहली बात ये होती है कि एक्सेसिव नी फ्लेक्शन हो रही होती है स्टांस फेज के दौरान, गेट के हमें पता है स्विंग, स्टांस, डिफरेंट फेजेज होते हैं। ठीक है, उस फेज के दौरान स्टांस वाला जो फेज है इसमें एक्सेसिव जो है वो नी फ्लेक्शन हो रही थी। नंबर 2 पे हम लोगों ने क्या किया, जो हैमस्ट्रिंग टेंडन है उसको क्या कर दिया, सर्जिकली लेंथन कर दिया, ताकि जो है वो नी फ्लेक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसको टैकल कर सके। नंबर 3 पे हम लोग नी एक्सटेंशन जो है वो नी फ्लेक्शन की प्रॉब्लम को टैकल कर सके। लेकिन इसके नतीजे में क्या हो रहा था, एक नई प्रॉब्लम डेवलप हो रही थी कि हैमस्ट्रिंग को जब आपने लेंथन कर दिया, क्या हो रहा था, नी फ्लेक्शन स्विंग फेज में आ रही थी। पहले स्टांस फेज में आ रही थी, अब जो है वो स्विंग फेज में आ रही थी, और पर्सन जो है वो ड्रैग कर रहा था अपने फुट को। एज अ रिजल्ट जब आपने पहले ट्रीटमेंट यूज़ किया जो कि हैमस्ट्रिंग को लेंथन करना था। नंबर 2 पे जब आपने बायोमैकेनिक्स के साथ उसको डील किया, तो बायोमैकेनिक्स ने आपको बताया कि आप रेक्टस फेमोरस को सार्टोरियस के इंसर्शन में जो है वो इंसर्ट कर दें, ताकि जो है हम लोगों को ये प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े, और हम लोग जो एक्सेसिव नी फ्लेक्शन और सेरिब्रल पाल्सी को डील कर सके। आपको इन मसल्स के जो है वो फंक्शन अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। उसके बाद ब्लो नी एम्पूटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता, एम्पूटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेसेस जो होते हैं ये वर्ड होता है जो कि रेफर कर रहा होता है उन चीज़ों को, उन आर्टिफिशियल लिम्ब को या आर्टिफिशियल पार्ट ऑफ द बॉडी को जो आपने एम्प्यूट करना है, तो उसको जो है वो प्रोसेस जो है वो रेफर कर रहा होता है। उसके बाद मैंने आपको ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स के बारे में बताया, कि जो है आपकी किसी भी ऑक्यूपेशन के साथ डील करे और वर्क रिलेटेड इंजरी को जो है वो प्रिवेंट करे, उसको हम कह रहे थे ऑक्यूपेशनल बायोमैकेनिक्स। उसके बाद जो है वो मैंने आपको क्लैप्स की एग्जांपल दे दिया कि इन लोगों ने क्या किया, हिंज नियर टोज जो है वो इस तरह के शू डेवलप किए। उसके बाद विंग टनल जो है, ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोगों ने विंड टनल्स को देखा। उसके बाद हम लोगों ने इसके बारे में जो है वो काफ़ी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपने जो है वो किस किस तरह से डिस्कस थ्रो का देखना है। उसके बाद हाई स्पीड कैमरास के बारे में बता दिया, एंड देन मैंने आपको जो है वो कुछ बेसिक बातें बता दी कि जो है वो उनके लिए एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो आपको बेसिक सा बताया, क्योंकि ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है वाई स्टडी बायोमैकेनिक्स। पहले पैराग्राफ में कुछ बेसिक बातें वही जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम आगे देखें तो यहाँ पर आता है वाई इज स्विमिंग नॉट बेस्ट फॉर एक्सरसाइज फॉर इंडिविजुअल विद ऑस्टियोपोरोसिस। पहले मैंने आपको बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को वेट बेरिंग एक्सरसाइज कराते हैं, और जब हम लोग जाते हैं वाटर में, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो बयांसी ऑफ वाटर हमारे वेट को जो है वो बैलेंस कर लेती है, जिसकी वजह से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप पेशेंट को वेट जो है वो वाटर के अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को वाटर में एक्सरसाइज कराएं। ठीक है, उसके बाद आ रहा है व्हाट इज द बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल बिहाइंड वेरिएबल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मशीन्स। ठीक है,
आप जो है वो क्या करते हैं, अब देखिए क्या होता है जब आपने किसी भी पेशेंट को एक्सरसाइज करानी होती है ना, तो हम लोग उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कराते हैं। आप जिम में भी जाएंगे, पहले आपको जो है वो 5 kg, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 7, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको 10 पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों को वेरिएबल रेजिस्टेंस मशीन ने बड़ी हेल्प की इन पेशेंट के साथ भी, इन इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो टैकल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद व्हाई इज द सेफर व्हाट इज द सेफर वे टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको पहले पार्ट की वीडियो में बताया था कि हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने का सेफर वे क्या होता है कि आप स्टूप की बजाय स्क्वाट या सेमी स्क्वाट पोजीशन में जो है वो लिफ्टिंग करें, जो भी आपने फ्लोर से करनी है। उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आता है, इज इट पॉसिबल टू जज द मूवमेंट मोर और लेस इकोनॉमिक, नो, ये हम लोग नहीं जज कर सके कि पेशेंट जो है, पर्सन जो है विजुअल ऑब्जर्वेशन से नहीं चेक कर सके कि पर्सन को कितना ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी जो है वो उसकी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हम लोग यूजली जो है वो जज नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद एट व्हाट एंगल शुड अ बॉल एंड डिस्कस हैमर जेवलिन शुड बी सो मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग जो है वो प्रोजेक्टाइल वाली थ्रो कर रहे होते हैं, तो 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल जिस पे आप जो है वो थ्रो कर सकते हैं। फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस एंड एंगल इट इज बेस्ट टू ऑब्जर्व अ पेशेंट वॉक डाउन अ रैम्प और वॉली, तो हमारी टीचर ने हमें बताया था कि आप जो है वो लेटरली जो है वो लेटरल साइड से, ना पेशेंट के पीछे खड़े होकर ना सामने खड़े होकर, लेटरली अगर जो है वो आप पेशेंट को मेयर कर रहे होते हैं, यानी पेशेंट के साइड से जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो बेस्ट वे होता है। चाहे वो प्लेयर हो, पेशेंट हो, कोई भी हो, जो है वो आप उसको आसानी से जो है वो इस तरह से असेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसने बताया कि फुटबॉल, जो एल्डरली फुटबॉल पेशेंट है, वो किस तरह से स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो है वो डिफरेंट चीज़ें आएंगी। वो जो है अपनी टेक्निक को बेटर करें, अपनी गेट को बेटर करें, अपने शू जो है उनकी बेस ऑफ स्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो है उनकी स्टेबिलिटी जो है उसको प्रोवाइड करें। इसके डिफरेंट आंसर हो सकते हैं। वाई आर सम इंडिविजुअल अनएबल टू फ्लोट, ठीक है। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कुछ इंडिविजुअल जो है वो फ्लॉट क्यों करते हैं और कुछ जो है वो सिंक क्यों करते हैं। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे इसका आंसर जो है वो लाजमी बताना है, फिर मैं आपको जो है वो बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने पार्ट 3 में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ज़रूर मुझे ये रिव्यू दिए कि क्या कैसी वीडियो है। अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।